प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, शहीद सैनिकों की माताओं और वीरांगनाओं को मिलेगी फ्री रोडवेज यात्रा। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में श्रद्धांजलि समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम को याद करते हुए सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों की माताओं और वीरांगनाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में रिटायर्ड सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में सैनिकों की सुविधाओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। निकाय चुनाव आरक्षण विवाद, कांग्रेस का सरकार पर निशाना। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के आरक्षण पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आरक्षण पर भ्रम फैला रही है ताकि चुनावों में देरी हो। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में 10,000 से कम एससी आबादी है वहां आरक्षण न लागू करने का फैसला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने देहरादून मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस के रामगढ़ पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि इस बार कांग्रेस बिना मनमुटाव के निकाय चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। खरसाली में बंद हुए शनिदेव मंदिर के कपाट, पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने की खुशहाली की प्रार्थना। मां यमुना के मायके खरसाली गांव स्थित शनिदेव सोमेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। विशेष पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने आराध्य देवता को नमन करते हुए क्षेत्र की खुशहाली की मन्नतें मांगी। हर वर्ष की तरह मां यमुना की डोली और शनिदेव की डोली ने धाम का रुख किया। बड़कोट, नौगांव और उत्तरकाशी से आए श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया। पुरोहित महासभा अध्यक्ष ने बताया कि मंदिर के कपाट अब अप्रैल में बैसाखी के पर्व पर खोले जाएंगे। कपाट बंद होने के अवसर पर ग्रामीणों ने सांस्कृतिक नृत्य और भजन कीर्तन का आयोजन किया। देवराड़ा में निकाय चुनाव बहिष्कार, ग्रामीणों ने रखी अपनी मांग। थराली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड के ग्रामीणों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर निकाय चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नगर पंचायत से पृथक किया जाए। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया था। विधायक भूपाल राम टमटा ग्रामीणों को मनाने पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि प्रशासन ने परिसीमन न होने का हवाला देते हुए फिलहाल कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया है। आयुष नीति 2023, दक्षिण भारत की कंपनियों पर सरकार की नजर। उत्तराखंड सरकार आयुष प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद सरकार ने दक्षिण भारत की आयुर्वेद कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। 2023 में लागू आयुष नीति के तहत अब तक 1,200 करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयुष नीति प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और निवेश के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार केरल और अन्य राज्यों की दवा कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के 35 इंस्पेक्टर्स जल्द बनेंगे डिप्टी एसपी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 35 इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन के बाद तैनाती के लिए विकल्प मांगे हैं, जिसमें एक विकल्प पर्वतीय क्षेत्र का अनिवार्य होना चाहिए। 19 दिसंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में डीपीसी बैठक प्रस्तावित है। प्रमोशन प्रक्रिया में सिविल पुलिस के 16, पीएससी के 10 और इंटेलिजेंस के 6 इंस्पेक्टर शामिल हैं। प्रमोशन की इस खबर से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है। गृह विभाग ने संबंधित अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कांग्रेस का राजभवन मार्च, अडानी और मणिपुर हिंसा के मुद्दों पर भाजपा को घेरने की तैयारी। 18 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से राजभवन तक मार्च निकालने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन भाजपा और गौतम अडानी गठजोड़, मणिपुर हिंसा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए होगा। माहरा ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों और इसके कारण उपभोक्ताओं पर पड़े बोझ की आलोचना की। मार्च में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का ये आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित सौर कौथिग, सीएम धामी ने किया शुभारंभ।
उत्तराखंड सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौथिक का आयोजन किया। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में 16 और 17 दिसंबर को आयोजित इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। मेले में सोलर कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को सोलर उत्पादों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पीएम सौर घर योजना के तहत लाभार्थियों को 51,000 रुपए का केंद्रीय अनुदान और सोलर वाटर हीटर योजना के तहत 17,000 रुपए का राज्य अनुदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक राज्य में 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। बारिश और बर्फबारी की कमी से बढ़ा वनाग्नि का खतरा, पौड़ी वन विभाग अलर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण जमीन की नमी समाप्त हो गई है, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सर्दियों में बर्फबारी नहीं हुई तो आगामी फायर सीजन में स्थिति गंभीर हो सकती है। इस साल पहले ही 373 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। गढ़वाल विवि के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बर्फबारी से नमी बनी रहती है, जिससे आग की घटनाओं को रोका जा सकता है। वन विभाग ने जनवरी के बजाय दिसंबर में ही कंट्रोल बर्निंग शुरू करने का फैसला किया है। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने वन विभाग को ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाकर आग रोकने के उपाय तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, 25 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद वैध है और इसे 1969 में खरीदी गई जमीन पर बनाया गया था। बावजूद इसके कुछ संगठनों द्वारा इसे अवैध घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली के दौरान तनाव बढ़ गया था, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंसा में 9 पुलिसकर्मी और 27 लोग घायल हुए। राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मामले में 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंधों पर सिस्टम, दम तोड़ते सरकारी दावे। आजादी के 77 साल बाद भी उत्तराखंड के कई पर्वतीय गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। चमोली के डुमक गांव में सड़क के अभाव में 62 वर्षीय बीमार भवान सिंह सनवाल को ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर पथरीले रास्ते पर कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से अस्पताल ले जाया गया। वहीं ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर 27 दिनों से गोपेश्वर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी तरह नैनीताल जिले के बबियारतोक बिरसिंगिया गांव में भी सड़क न होने के कारण एक महिला को 5 किलोमीटर पैदल डोली पर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन बढ़ रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप, जांच जारी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सीएयू पर 3 वर्षों में 25 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप है। पुलिस ने अब तक 70% जांच पूरी कर ली है और आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपों में सीएयू के पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल को नियमों के विरुद्ध 1 माह तक बढ़ाना और अनधिकृत खर्च शामिल है। 2019 में बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद से ही सीएयू विवादों में रहा है। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को बेहतर भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन विवादों के चलते ये उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। महिला प्रीमियर लीग में उत्तराखंड की बेटियों का जलवा, प्रेमा रावत को 1.20 करोड़ में खरीदा। उत्तराखंड की बेटियों ने महिला प्रीमियर लीग WPL के मिनी ऑक्शन में अपनी छाप छोड़ी। बागेश्वर की प्रेमा रावत को रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 1.20 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनके बेस्ट प्राइस 10 लाख से 12 गुना अधिक है। देहरादून की नंदिनी और टिहरी की राघवी को भी वुमेन प्रीमियर लीग में जगह मिली। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला टीम के लिए हुआ था। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एकता बिष्ट को भी रिटेन किया गया है। सीईओ सचिव महिम वर्मा ने बेटियों को बधाई दी और प्रदेश में महिला क्रिकेट के विकास को और प्रोत्साहित करने का वादा किया। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर मुकाबला रोचक। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। संजय कुमार संजू, सुभाष कुमार, दीपक कुमार भोलू और मनोज कुमार जैसे पूर्व विजेताओं के नाम चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक सरिता आर्या के पुत्र मोहित आर्या की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा कुछ शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सीट आरक्षित होने के बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर की संभावना है।
कुमाऊं विवि का 19वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल ने 69 मेडल विजेताओं को किया सम्मानित। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने अपना परचम लहराया। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 57 छात्राओं और 12 छात्रों को स्वर्ण पदक मिले। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल री गुरमीत सिन्हा और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया। कुल 19,570 छात्रों को डिग्रियां और 201 शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। कला और रंगमंच में योगदान के लिए अभिनेता ललित तिवारी को डीलिट की मानद उपाधि दी गई। एमएससी स्वर्ण पदक विजेता आयुषी राय ने शिक्षक बनने का सपना साझा किया। समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और अनुसंधान कार्यों की सराहना की। चमोली के अनाथ बच्चों की कहानी आई सामने। सीएम के निर्देश पर शुरू हुई मदद। चमोली के खैनुरी गांव में माता पिता को खो चुके 3 अनाथ बच्चों के लिए प्रशासन ने मदद पहुंचाई। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने कंबल, गर्म कपड़े और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। 16 वर्षीय संजना, 14 वर्षीय साक्षी और 10 वर्षीय आयुष न केवल पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि घर और खेती का काम भी संभाल रहे हैं। उनकी मां का निधन 2020 में हुआ था और पिता की मृत्यु 2024 में बीमारी से हुई। सीएम ने बच्चों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सोना 1,150 रुपए गिरा, 78,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 52,500 रुपए प्रति किलोग्राम। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सोना 1,150 रुपए गिरकर 78,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 300 रुपए सस्ती होकर 92,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। लगातार 2 कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत में कुल 2,150 रुपए की गिरावट हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं की बिकवाली से ये गिरावट हुई है। 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 77,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। रामपुर रायगढ़ी में पुल निर्माण, सैकड़ों गांव होंगे लाभान्वित। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला रामपुर रायगढ़ी पुल शीघ्र ही बनेगा। 107 करोड़ की लागत से प्रस्तावित इस पुल के निर्माण के लिए 2.07 करोड़ रुपए का बजट सर्वे और डीपीआर के लिए तैयार किया गया है। पुल के बनने से नजीबाबाद से हरिद्वार होकर रुड़की जाने की दूरी 80 से घटकर 55 किलोमीटर रह जाएगी। मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल इस परियोजना से उत्तराखंड और यूपी के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को भी सीधा मार्ग मिलेगा। एसबीआई क्लर्क भर्ती की घोषणा। 17 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट, ग्राहक सहायता और बिक्री के 13,735 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2025 और मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित होगी। पात्रता के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपए है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शुल्क माफ है। एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर भर्ती जारी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी ने ट्रेनी ऑफिसर, एचआर, पीआर, लॉ और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 118 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। पात्रता के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर पद के लिए MBBS की डिग्री और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आवेदन शुल्क 708 रुपए है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए ये निःशुल्क है। सब्जियों के भाव में गिरावट से थोक महंगाई में राहत। नवंबर में 1.89% पर पहुंची। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई नवंबर 2024 में 3 महीने के निचले स्तर 1.89% पर आ गई। अक्टूबर में ये दर 2.36% थी। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों की कीमतों में कमी से ये गिरावट आई। सितंबर 2024 में ये दर 1.84% रही थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई -1.83% दर्ज की गई, जबकि खनिज तेलों की कीमतों में 0.72% वृद्धि हुई। कोर महंगाई दर 0.5% रही। सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।